Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss about the topic trigonometric equation. This topic is very important to the point of examination and other competitive exam. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, फिर इसमें डिफरेंट एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, फिर सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हम बातें करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं यूनिक सोल्यूशन होते हैं कि मोर देन वन सोल्यूशन होते हैं। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को डिफाइंड करने से पहले जरा सभी लोग इक्वेशन के बारे में जानते हैं। इक्वेशन के बारे में सभी लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे यहाँ पे। तो लीनियर इक्वेशन तो एक एग्जांपल अगर लिख दें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह एक लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद हम लोग पढ़े होंगे 10th लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे और कहेंगे कि इसका इस तरीके से होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे x क्या है? हमारा एक वेरिएबल है, वो भी कैसी क्वांटिटी है? x हमारे एक अननोन्स क्वांटिटी है। देखें क्या है x यहाँ पे? क्या है? एक अननोन्स क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होता है? फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे x जब अननोन्स क्वांटिटी है, x यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे अननोन्स क्वांटिटी है। तो क्या करते हैं? इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो अननोन्स क्वांटिटी या अननोन्स वेरिएबल जो यूज किया जाता है उसकी वैल्यू को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। ध्यान देंगे कि इक्वेशन का नाम जब भी आता है तो उस इक्वेशन में हम लोग करते क्या है कि उसमें जो अननोन्स क्वांटिटी का यूज किया जाता है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं वही उस वैल्यू उसका क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। जैसे अगर मान लें कि इसकी वैल्यू हम फाइंड की और सपोज कर लें कि x इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। क्या आ गया? x इक्वल टू अल्फ़ा आ गया, तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सोल्यूशन में सभी लोग क्या करते हैं कि अननोन्स क्वांटिटी जो होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होता है कि नहीं। तो इसी तरीके से जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि देखें टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जब बात करेंगे तो टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होते हैं? 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड कोसेक होता है। ठीक है, और जब उसको इक्वेशन से हम जोड़ देंगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जब हम इक्वेशन से जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? तो साइन और एक अननोन्स एंगल क्या सपोज कर लें? थीटा सपोज कर लें। देखें टी रेशियोज ऑफ अननोन्स एंगल थीटा, यहाँ पे टी रेशियोज ऑफ अननोन्स एंगल थीटा, मान लें कि इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो यह जो फॉर्म बन रहा है कि इसको क्या बोलेंगे? साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे वेयर थीटा इज अननोन्स एंगल, यहाँ पे क्या है? थीटा इज अननोन्स एंगल। तो हमको करना क्या है कि जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल गया तो यहाँ पे क्यों इक्वेशन हुआ? क्योंकि हमारा थीटा क्या है? एक अननोन्स एंगल है जिसकी वैल्यू क्या करना होता है? नोन करना होता है, मीन्स कैलकुलेट फाइंड करना होता है। तो यदि हम थीटा की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू देख लें कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा गया है, तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो सपोज कर लें कि थीटा इक्वल टू π/6 मीन्स 30 डिग्री की अगर वैल्यू 1/2 आता है तो कहेंगे कि ये जो 30 डिग्री है मीन्स π/6 है। इस इक्वेशन का मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसका क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। तो मेरी बातें सभी लोग समझ चुके होंगे। देखें तो वही बातें यहाँ पे लिखें, जितना हम अभी बोले वही बातें लिखें। सबसे पहले डिफाइन किया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कि द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन्स एंगल। देखें ना, वही बात है कि कोई भी अगर इक्वेशन ले लें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करता हो? कंटेन करता हो, उसमें क्या हो? एक अननोन्स एंगल हो। ठीक है, अननोन्स एंगल हो तो उसी को क्या बोलते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बिकॉज थीटा इज अननोन्स एंगल। थीटा इज अननोन्स एंगल। तो एग्जाम्पल पे क्या लिखे? थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 या टेन थीटा इक्वल टू √3
एंड सो ऑन दिस। इस तरीके का अगर ट्रिग्नोमेट्री में अननोन्स एंगल का अगर कोई रिलेशन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, 12th में जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो जो भी इक्वेशन की हम बात करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन होगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मीन्स अगर इक्वेशन नाम अगर कहीं दिखाई देता है तो जब भी इक्वेशन नाम अगर दिखाई दे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए अरे भाई तो इक्वेशन है। तो इसमें हमको क्या करना होता है, अननोन्स, जो भी अननोन्स वेरिएबल वहाँ पे यूज किया जाता है उसकी वैल्यू क्या करना होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखें, बातें तो वही लिखें, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल विल सेटिस्फाई द इक्वेशन मींस हम थीटा की वही वैल्यू लेंगे जो इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा, वही उसका क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। जैसे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही बारे में बात किए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे थे और कहते कि x की वही वैल्यू लेंगे कि जो इस क्वेश्चन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। कोई भी देखें, अगर हम बात कर लें यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/6 अगर आया, अगर मान लें कि कोई कह दे कि थीटा इक्वल टू π/4 तब इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे sin π/4 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो जब थीटा इक्वल टू π/4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/4 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि जो भी अननोन एंगल लेंगे, ठीक है, जो भी अननोन एंगल की वैल्यू हम लेंगे वो क्या करना चाहिए, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वह जो वैल्यू होगा अननोन एंगल का वही क्या कहलाएगा, उसका सोल्यूशन कहलाएगा, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, अब नोट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दें, चलिए इसको समझाते हैं कुछ इस तरीके से। पहले तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे तरीके से समझें। अगर मान लें यहाँ पे कोई भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए, सपोज कर लें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए लाइक दिस, इस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखें x यहाँ पे क्या अननोन्स है, उसी अननोन्स क्वांटिटी की वैल्यू क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, ये सबको पता है, ठीक है, ये सबको ये बातें क्या है, पता है। अब हमको करना क्या होता है, अब हमको किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, ज़रा समझें कि क्या हम करेंगे। अगर हम x की वैल्यू सपोज कर लें, कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 1, तो इसमें रखें तो 1 रखें तो 1 + 5 - 6 दिस इज इक्वल टू 6 - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 1 रखने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे देखें 1 रखने पे, इसका मतलब अगर 2 भी रख करके देखें या 6 रख करके देखें चलिए पहले 2 रख करके दिखाते हैं। अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 10 - 6 तो कितना हो जाएगा, 14 - 6। 14 - 6 इज नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है, क्या हमको मिला यहाँ से, अगर x की वैल्यू यहीं पे हम 6 रख देते हैं, कितना रख दें, 6 अगर रख दें तो कितना होगा, ये भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर x की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं कि 6 रख देते हैं तो कितना हमको मिलेगा। तो इसी तरीके से अब देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे x की वैल्यू कितना रख देते हैं, 6 रख दें, ठीक है, या जो भी 3 रख देते हैं, ठीक है, 6 से बजाय 3 रख देते हैं। तो अगर हम 3 रखें, देखेंगे अगर हम 3 रखें तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम चलिए 3 रखने चल रहे हैं, तो 3 × 3 = 9 प्लस यहाँ पे 3 × 3 = 9 प्लस कितना होगा, 5 × 15 - 6। तो यहाँ पे भी देखें इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, 0 के इक्वल नहीं हुआ। तो क्या यहाँ से निष्कर्ष निकला, कैलकुलेशन क्या निकला कि x की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो x = 1 लेंगे, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया, उसने सेटिस्फाई किया। तो x = 1 रखने पर हम लोगों ने क्या देखा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। बट यहाँ पे x = 2 एंड x = 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि x = 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट x = 2 एंड 3 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि यहाँ पे देखने को हमको मिला यहाँ पे कि x = 1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अदर इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सभी लोग पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ इसके सोल्यूशन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है।
तो दो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उस दो को छोड़ करके, ठीक है, उस दो को छोड़ करके किसी x की इतनी औकात नहीं है कि जिस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर दे, सिर्फ x की दो वैल्यू को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि इसका पावर कितना है 2 है। वो भी दो वैल्यू कौन सा, एक वैल्यू तो 1 बता दिए, एक चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर हम एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू -6 रख देते हैं, देखिए कितना रख सकते हैं -6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे समझे 36, और यहाँ पे -6 रखेंगे तो देखें -6 पे ये -30 -6, तो देखें 36 - 36 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि x इक्वल टू 1 एंड -6, मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू 1 और -6 को छोड़ करके किसी x की इतनी औकात नहीं है कि इस कह दे कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या निकला, कंक्लूजन की हम बात बता रहे हैं कि जब भी इक्वेशन की बात करते हैं तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब क्या कि x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होता है ना, कि उस x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या करता है, वो सेटिस्फाई होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे तो लिखा गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं उसके सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होने लगते हैं। ठीक है, अभी हम बताए हैं यहाँ पे जब भी हम बात किए हैं क्वाड्रेटिक की बात की है या लीनियर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कह रहे हैं कि जो वहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे यूनिक हम क्यों नहीं रखे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हम बात किए तो यहाँ पे भी तो यूनिक होना चाहिए, क्यों नहीं यूनिक हम रखे। ठीक है, सबको जानना चाहिए कि यहाँ पे हम लिख सकते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। आखिर में यूनिक यहाँ से क्यों हम गायब कर दिए हैं, लेकिन इसके लिए हम यूनिक कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन के लिए भी यूनिक कर रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए हम यूनिक क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक राज है। उस राज को आज हम खोलेंगे कि क्या राज है कि इसके साथ हम यूनिक नहीं लगाते हैं। तो चलिए देखा जाए कि यूनिक टर्म यहाँ पे क्यों हम नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बातें करने चल रहे हैं, यूनिक की। तो यूनिक की बातें करने से पहले जरा हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बातें में प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की बातें हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यूनिक की बातें करेंगे। ठीक है, या पहले यूनिक को समझा देते हैं कि यूनिक क्यों नहीं यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए पहले यूनिक की बातें हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन की भी बातें करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। उम्मीद तो यही है कि कॉन्सेप्ट समझ में अभी तक तो आ गया होगा। चलिए इसको फटाफट हम लोग मिटाएं। तो हम लोग कहाँ पे फंसे हुए आ करके कि क्वाड्रेटिक हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ, क्यूबिक इक्वेशन हुआ, है ना। तो यहाँ पे तो हम बोल दिए कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात आती है तो वहाँ पे हम यूनिक की बात करते हैं। ठीक है, यूनिक की बात करते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक की बात आती है मीन्स ax² + bx + c = 0 की बात करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, 2। क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यूबिक की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक में x के पास सिर्फ 2 मिलेगा, 2 सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि उस 2 को छोड़ करके बाकी किसी की औकात नहीं है। क्यूबिक होगा तो 3 मिलेगा, उसको छोड़ करके बाकी किसी की औकात नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, क्या होते हैं इसके सॉल्यूशन, यूनिक होते हैं कि एक से अधिक होते हैं। अभी नोट में क्या लिखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखे थे। ठीक है, आखिर में क्यों, चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर हम लिख दें कि sin θ = 1/2, क्या है यह, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि sin θ यहाँ पे अननोन एंगल, देखें थीटा के बारे में कहें तो साइन ऑफ दिस एंगल थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे थीटा क्या, एक अननोन एंगल है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे अननोन एंगल है जिसकी वैल्यू क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है।
तो अगर हम थीटा की बात करें तो चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको ज़रा देखें, ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है ना। तो देखें साइन ऑफ दिस एंगल एज, इसकी जो वैल्यू है 1/2 क्या है, पॉजिटिव है। तो देखेंगे, चलिए सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालें कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स होता है यहाँ पे क्या होता है, π/6 होता है, ठीक है, π/6 हो गया। एक वैल्यू आ गया, कितने वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया। चलिए इस क्वाड्रेंट में चलते हैं, सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। अगर इसमें चलें तो पाई माइनस π/6 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5π/6। तो 2 अभी तक तो हम लोगों को मिल गया, 5π/6 मिला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थीटा की तो 2 वैल्यू आ गया कि π/6 एंड 5/6 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे हम फिर इसमें 2π अगर ऐड कर दें, देखें, क्योंकि सबको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, सबको ये बातें पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन। साइन का पीरियड कितना होता है, 2π। पीरियड का मतलब वैल्यू रिपीट कर जाएगा, तो 2π प्लस कितना हो जाएगा, π/6। तो 2π प्लस π/6 अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13π/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4π प्लस π/6, फिर 6π प्लस π/6, लाइक दिस, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो नोट में लिखे थे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो, तो देखें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन लाइक दिस इसी तरीके से क्या होते हैं, मिलते जाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हम बात करेंगे, जब उसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिक टर्म का यूज हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, यूनिक टर्म का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन 1 होने लगते हैं, इनफाइनाइट की तरफ जाने लगते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, जो टर्म यूनिक है उसका हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखें, ये तो यूनिक की बातें आ गई कि क्यों यूनिक का यूज नहीं करते हैं। अब देखें नेक्स्ट जो बातें हम लोगों को करना है वो है प्रिंसिपल सोल्यूशन की बातें करेंगे कि व्हाट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे समझते हैं, चलिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। देखें यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन, देखेंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब कि जो भी अननोन्स एंगल होता है, जो भी मान लें थीटा इज अननोन्स एंगल, तो थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होना है, 0 से 2π, ठीक है। 0 से कितना होता है, 2π। मीन्स 0 से 2π तक की जो वैल्यू होती है, ठीक है, 0 से 2π तक की जो वैल्यू होती है, तो वही सोल्यूशन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है। आई बात समझ में। तो अगर क्वेश्चन हमारा मिल जाए कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, अगर मान लें एक कोई क्वेश्चन से समझाते हैं कि फाइंड, समझेंगे यहाँ पे फाइंड द, यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो अननोन्स एंगल, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2π, 0 से 2π। तो 0 से 2π का मतलब क्या, सबको पता ही है कि 0 से 2π लाइक दिस, इस तरीके से। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव 2 जगह से मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो पता है सबको कि इसमें फर्स्ट में थीटा, इसमें कितना होता है पाई माइनस थीटा, इसमें कितना होता है पाई प्लस थीटा, और इसमें कितना होता है 2π माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे सबसे तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू देखें कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 गिव्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6, 30 मीन्स कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अब सेकेंड में लेके चलें, तो सेकेंड में लेके चलेंगे तो पाई माइनस π/6 मीन्स कितना हो गया 5π/6 हो गया। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू π/6 कामा 5π/6 इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू
1/2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे। तो जब भी प्रिंसिपल सोल्यूशन की हम बात करेंगे तो उसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे, अननोन एंगल का 0 से लेकर के 2π। तो 0 से लेकर के 2π में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है वो सब के सब यहाँ पे क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है जनरल सोल्यूशन। देखें जनरल, यहाँ पे देखें जनरल सोल्यूशन। देखें प्रिंसिपल सोल्यूशन के बाद आ जाता है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन किसको बोलते हैं तो समझेंगे। यहाँ पे जब जनरल सोल्यूशन की बात आती है तो सबको पता है कि जनरल सोल्यूशन की जब भी बात आती है तो हमको करना क्या होता है। देखें यहाँ पे जब क्लास 12th में जाएंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे एक टर्म आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस का पार्ट है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एक जनरल सोल्यूशन आता है। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी जनरल सोल्यूशन आता है। खैर दोनों के जनरल सोल्यूशन में यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का है तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन की बात हम कैसे करेंगे। देखें ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सोल्यूशन क्यों आता है, क्योंकि सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसके पीरियोडिसिटी के वजह से यहाँ पे जनरल सोल्यूशन पैदा होता है। अगर यहाँ पे पीरियोडिसिटी की बात अगर नहीं करते तो जनरल सोल्यूशन पैदा नहीं होता। ठीक है, हम किसकी बातें करें, किसके वजह से होता है, यहाँ से पीरियोडिसिटी के वजह से जनरल सोल्यूशन पैदा होता है। किसके वजह से पैदा होता है, पीरियोडिसिटी के वजह से जनरल सोल्यूशन पैदा होता है। किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या, पीरियोडिक फंक्शन, जो टी रेशियोज होते हैं सब के सब क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। चलिए अब जनरल सोल्यूशन को हम समझाते हैं कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे समझा जाए कि जनरल सोल्यूशन की बातें हम लोग करते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए, मान लें कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 एक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो थीटा की डिग्री, थीटा कितने डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 पे तो 0 होगा। अब ऐसे समझें, यहाँ पे तो 0 होगा, फिर पाई पे भी 0 हो जाएगा, तो अगला क्या लिख देंगे, पाई। फिर एक राउंड घुमाएंगे तो 2π, तो 2π पे भी 0 होगा क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। 2π पे होगा, फिर 3π पे होगा। देखें इधर आएगा तो यहाँ पे फिर 3π पे होगा, फिर किस पे होगा, 4π पे, लाइक दिस, इस पे हो जाएगा, ये 4π हो गया। फिर इस पे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, 5π पे आ जाएगा, लाइक दिस 5π पे। ठीक है, 5π पे आ गया। अगर इसको, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज में लें तो फिर इसको देखें, -π पे भी होगा, -2π पे भी होगा, -3π पे भी होगा, -4π पे होगा, -5π पे। आखिर में ट्रिग्नोमेट्रिक का जो ग्राफ है आखिर में क्यों बताए थे, एक्स का जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते थे वही चीज़ एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में चलते थे। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से मिल रहा है। देखें 0, देखें ये पाई है, -π है तो +-1 +-2 +-3 लाइक दिस, इस तरीके से मिल रहा है। तो ये बातें +-1 +-2 0 के साथ कहाँ पे देखने को मिला होगा, जैसे 0 लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3, इधर -1 -2 -2 -3, ये सब कहाँ पे देखने को मिला होगा। तो जब नंबर सिस्टम पढ़े होंगे उसमें सेट ऑफ इंटीजर पढ़े होंगे तो इंटीजर में देखने को मिला होगा। ठीक है, ये बातें कहाँ पे मिला होगा, इंटीजर में। अगर इंटीजर के लिए हम n का यूज कर लें, इंटीजर के लिए n का यूज करें तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, nπ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, nπ, और n क्या एक इंटीजर है। तो यहाँ पे देखें, इसको बोलेंगे हम जनरल सोल्यूशन, क्योंकि n आ गया, यहाँ पे n आ गया तो n लगने के वजह से, और n का वेरिएशन क्या है, n क्या एक इंटीजर है, तो इसमें हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, सब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो n की वैल्यू जैसे जैसे हम रखेंगे सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। अगर n हटा दें, अगर सिर्फ हम इसमें से कोई एक रख देते तो क्या कहलाता, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता। तो जब भी जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे तो वह एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ठीक है, वह एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे n पे डिपेंड कर रहा है, और n किससे ले रहे हैं, इंटीजर से ले रहे हैं। इसी तरीके से
जहाँ पे भी जनरल की बात अगर आएंगी तो देखना सभी लोग कि वहाँ पे एक ऐसी क्वांटिटी हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या करेगा, वेरी करता रहेगा। जैसे वैल्यू रखेंगे वैसे जो भी मिलेगा सब उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करने लगता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे, सब में कुछ ना कुछ एक वेरिएबल होता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में पीरियोडिसिटी होने की वजह से जनरल सोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये तो प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात आ गई, जनरल सोल्यूशन की बात आ गई। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। अब देखें जनरल जब सॉल्यूशन की बात आ गई, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे कि अब हम लोग को डिस्कशन करना है कि कुछ जो टी रेशियोज हैं कुछ उसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम सिखाते हैं यहाँ पे। ये तो जनरल सॉल्यूशन की बातें तो हम लोग कर लिए। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि जनरल सॉल्यूशन आप कुछ चीज़ों को हम लोग देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे। देखें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तो अभी तक जितना भी हम डिफाइंड किए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था, सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, ये सब बातें हम लोग डिस्कशन किए। अब इसमें हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कशन किए कि क्या होते हैं, कि इसके साथ यूनिक हम क्यों नहीं लगाते हैं। अभी बताया ना कि यूनिक क्यों नहीं लगाते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक से अधिक होने लगते हैं, इसलिए इसके साथ हम यूनिक का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन आप देखेंगे यहाँ पे सीखेंगे, सीखते चले हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि जनरल समझेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसी को डिस्कशन करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो कैसे करेंगे, देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कहाँ से 0 होगा ये हम लोग देख लें, अभी बताए हैं। 0 पे होगा, फिर पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा, फिर 3 पाई पे, लाइक दिस। इस तरीके से x का पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिए। अब नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, नेगेटिव में आ जाए। पहले अभी समझा देते हैं, देखें यहाँ पे समझें। 0 डिग्री पे होगा ये पाई पे, तो 0 डिग्री पे होगा, फिर पाई पे होगा, फिर किस पे होगा, 2 पाई पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर किस पे हो जाएगा, यहाँ पे देखें 3 पाई पे 0 होगा, फिर किस पे होगा, 4 पाई पे 0 होगा, फिर किस पे होगा, तो 5 पाई पे 0 होगा, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, अगर यही हम ये तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। अगर क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, अब क्या ले लेते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर लेते हैं, नेगेटिव में ले लेते हैं तो कितना होगा, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, लाइक दिस, इस तरीके से। अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए इसको, अभी इसी एग्जाम्पल को हम समझा दिए हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो अगर इसको हम लोग देखें तो थीटा इक्वल टू देखने को क्या मिलेगा, देखें ये 0, ये 1 है, -1 है तो +-1, ये 2 है, -2 तो +-2, ये 3 है तो -, ये तो +-3, लाइक दिस। इस तरीके का कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सेट ऑफ इंटीजर मिलता है। तो सेट ऑफ इंटीजर को अगर हम n से डिनोट कर दें तो n और क्या हो जाएगा, पाई। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i मीन्स इंटीजर, i मीन्स इंटीजर की हम बात किए हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0 की तो हम बात कर लिए। सेकेंड हम लोग डिस्कशन करते हैं कि देखें इसका मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई, और n के साथ लिखना हमारा क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे देखें कि समझेंगे यहाँ पे कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ समझेंगे cos थीटा इक्वल टू 0 पे हम बात करते हैं। किस पे, cos थीटा इक्वल टू 0 पे। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो हम क्या लिखेंगे, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखेंगे cos थीटा इक्वल टू 0। तो पहले इस बात को समझेंगे कि cos थीटा इक्वल टू 0 इधर हम लिख देते हैं π/2, इधर लिख देते हैं 3π/2। इसका क्या मतलब है कि cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा हमारा अननोन एंगल है, तो cos कितने डिग्री की वैल्यू 0 होता है, तो सबको पता है कि 90 पे होगा। तो 90 के लिए हम क्या लिखेंगे, π/2 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, π/2। यहाँ पे 0 जाए तो फिर इस पे यहाँ पे भी 0 होगा, तो कितना होगा, 3π/2
2 पे होगा, 3π/2 यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहीं पे 0 हो, देखें 3π/2 पे तो 0 हो गया, फिर यहाँ से जब इधर आएंगे यहाँ पे तो 3π/2 देखेंगे ये कितना चलना पड़ा है, देखेंगे ये कितना चलना पड़ा है, पाई है ना ये, और 3π/2 इधर है तो ये कब मिलेगा कि पाई प्लस 3π/2 इन है तो कितना मिल जाएगा 5π/2 पे फिर 0 हो जाएगा, 5π/2 फिर इधर भी चलेंगे तो कितना हो जाएगा 7π/2 लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलेगा जहाँ जहाँ से 0 हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखें ये तो मिल गया यहाँ पे हमको। अब इसी तरीके से अगर हम इसमें माइनस के तरफ चलें, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमको क्या मिलता जाएगा 0 के तरफ मिलता जाएगा। अगर माइनस लिख दें, माइनस लाइक दिस, इस तरीके से भी लिख देते हैं तो वहाँ पे भी हमको 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखें अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखें दिस इज इक्वल टू थीटा की अगर हम बातें करें तो देखें यहाँ पे देखें समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है 1 3 5 7, देखें ऐसे लिखा गया 1 3 5 7 लाइक दिस। एक ऐसा ऑड नंबर है तो ऑड के लिए कितना लिखते हैं 2n+1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2n+1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2n+1। ऑड नंबर के लिए हो गया, देखें π/2 सब में है तो इंटू कितना लिख देंगे π/2। तो यहाँ से और n के बारे में क्या कहेंगे, n हमारा फिर वही कहेंगे कि n क्या है इंटीजर है, क्योंकि भाई देखो n जब इंटीजर होगा तो प्लस माइनस सबके लिए होगा। बोले ना कि x का तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, अगर निगेटिव ले लेंगे तो -π/2 -3π/2 -5π/2 -7π/2 इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब n पे ही डिपेंड करेगा, n की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे, इंटीजर है तो 0 तो π/2, n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो 3π/2 लाइक दिस, इस तरीके से मिलेगा। अगर माइनस में अगर हम चलते हैं, अगर n की वैल्यू -1 ले लेते तो -π/2, -2 ले लेते तो -3π/2 लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो लिख दिए और निगेटिव में क्या लिखेंगे -π/2 -3π/2 -5π/2 -7π/2 लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलता जाएगा। तो ये तो जनरल सोल्यूशन आप cos θ = 0 की हम बात की है। ठीक है, इसी तरीके से समझेंगे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे ज़रा एक काम करते हैं, माइनस वाला भी लिख देते हैं। ठीक है, तो -π/2 -3π/2 -5π/2 लाइक दिस। ठीक है, तो θ = 2n+1 × π/2। ठीक है, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, इसलिए लिख दिए ताकि सभी लोग कहो कि अरे माइनस तो लिखे ही नहीं तो ये कैसे लिख दिए हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट। देखें कि थर्ड पॉइंट किसके लिए हम बातें करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ, हम बातें करते हैं यहाँ पे tan θ = 0 की बात करेंगे। किसके लिए बात करते हैं, tan θ = 0 की बात करते हैं। तो जरा देखें इसमें हमको क्या मिलता है। अगर tan θ = 0 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे समझेंगे कि tan θ = 0। तो देखें अब सबको पता है कि tan की वैल्यू 0 पे तो कितने डिग्री पे 0 होता है, तो 0 पे ही होता ही है। देखें ये 0 पे अगर है तो पाई पे भी होगा, तो 0 हो गया, फिर किस पे हो गया पाई पे होगा, फिर 2π पे होगा, फिर 3π पे होगा लाइक दिस, इस तरीके से। और यही चीज़ माइनस में भी होता है, तो माइनस, ठीक है, -π -2π -3π लाइक दिस। अगर इसको हम जनरलाइज कर दें, इसको भी कर दिया जाए तो θ = कितना हो जाएगा nπ, θ = nπ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। यहाँ पे भी हमको देखने को मिला। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा देखे, जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा = 0, कॉस थीटा = 0, tan थीटा = 0। इसी तरीके से हमको कॉट में भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉट थीटा = 0 की हम बात कर सकते हैं कि कॉट थीटा = 0। चलिए इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर कॉट में भी अगर आता है तो हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे मान लें अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे कि देखेंगे कि जनरल सोल्यूशन समझेंगे यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा = 0 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि कॉट थीटा = 0 तो कितने डिग्री की वैल्यू 0 होता है। तो कॉट 90 पे लेके चले, सबसे पहले 90 मतलब कितना
π/2, फिर कितना हो जाएगा π/2, फिर कितना हो जाएगा देख सकते हैं 3π/2, ऊपर 0 तो नीचे भी 0 हो जाएगा, फिर 5π/2 लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इस पे 0 है तो इसका नेगेटिव में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव में भी 0 होगा, -π/2 -3π/2, ठीक है, -5π/2 इस तरीके से। तो यहाँ से भी क्या मिला हमको कि 2n+1 इंटू π/2, यहाँ से भी हमको देखने को मिला फॉर n बिलोंग्स टू दिस। तो यहाँ पे इतने तो जनरल सोल्यूशन की हम बातें देख लिए, जनरल सोल्यूशन क्या होता है वहाँ पर डिस्कशन किए। ये तो साइन थीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में था, साइन थीटा कॉस थीटा लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ज़रा उसको भी बता देते हैं। हो सकता है कि सभी लोग सोच रहे होंगे या कोई पूछ दे कि अगर कोई कह दिया कि सेक थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, कोसेक का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो क्या सभी लोग बताओगे, ज़रा बताओ। तो अगर हम कह दें कि कोस यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 0 दे दिया जाए और दूसरा दे दिया जाए कि कोसेक थीटा इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। कितने लोगों को ये बातें पता है ना, कि अगर दे दिया जाए कि सेक थीटा इक्वल टू 0 एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 0, तो जनरल सोल्यूशन ऑफ यहाँ पे थीटा, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो शायद किसी का ध्यान गया नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों का ध्यान इस पे गया होगा। तो अगर जिसका ध्यान नहीं गया है वो भी सीख ले, और जिसका ध्यान चला गया है वो तो खैर सीखेंगे ही। तो क्या कि देखें कि पूरे टी रेशियोज़ की हम बात करते हैं, चाहे देखें 30 डिग्री पे हो, 60 डिग्री पे हो, कहीं भी, तो सेक और कोसेक में कहीं भी सभी लोग 0 की बात पढ़े ही नहीं होंगे। इवन कि हम ग्राफ में भी बताए थे, ग्राफ की बातें अगर हम लोग डिस्कस किए थे, स्पेशली सेक और कोसेक की जब बात आई थी, तो याद आ रहा होगा कि यहाँ पे 0 लिखे, इधर 1, इधर क्या लिखे थे -1। तो जब हम सेक की बात करते हैं तो इधर इन्फिनिटी, इधर क्या लिखते हैं -इन्फिनिटी, ऐसे समझा देते हैं। जब भी सेक की बात करते हैं तो या तो उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा या तो -1 से लेस होगा। सेक और कोसेक दोनों की बातें हैं, ये किसकी बातें हैं, यहाँ पे सेक एंड कोसेक दोनों की बातें होती हैं। ठीक है, दोनों की बातें होती है। इसका मतलब है कि सेक थीटा इज आइदर ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे कह सकते हैं कि सेक थीटा इज लेस देन 1, ए इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोसेक की भी बात लिख दें, इसी से अगर हम कोसेक की ही बात लिखें, कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन 1 या तो कोसेक थीटा इज लेस देन -1, ये बातें होती हैं। तो देखें यहाँ से भी क्लियर है कि सेक और कोसेक की बातें बता दिए कि सेक की वैल्यू या तो 1 से ग्रेटर होगा, मीन्स 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा, या तो -1 से लेस होगा, मीन्स -इन्फिनिटी से -1 के बीच में होगा। कभी भी इसके बीच में वैल्यू कोसेक थीटा और सेक थीटा, इसके बीच में इतनी औकात नहीं है कि -1 और 1 के बीच में ये आ जाए। ठीक है, यही वजह है कि इसके जनरल सोल्यूशन हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके जनरल सोल्यूशन नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि देखें, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि सेक थीटा इक्वल टू, अगर हम कह दें कि आ गया हो कि 2/√3 दे दिया गया हो, 2/√3 अगर दे दिया गया हो, ठीक है, और कह दे कि तब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो ध्यान देंगे, याद रखेंगे कि अगर सेक और कोसेक अगर कहीं भी अगर आता है, उसके जनरल सोल्यूशन की बातें करते हैं, तो सेक को किस में हम कन्वर्ट करेंगे, सेक को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, एंड कोसेक को कन्वर्ट किस में कर देंगे हम लोग, साइन में। एकदम याद रखेंगे कि अगर इस तरीके क्वेश्चन कहीं आ भी जाता है कि सेक और कोसेक के फॉर्म में दिया रहता है, तो सेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में, और कोसेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में। तब उसके जो भी सोल्यूशन निकालना हो करेंगे। ये बात समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करते हैं कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का इस तरीके से जनरल सोल्यूशन लिखना कि सेक थीटा इक्वल टू 0 की बात हम किए हैं, कि सेक थीटा इक्वल टू 0 एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन लिखने की बात किए हैं। किसकी बात की है यहाँ पे समझेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू 0 एंड
कोसेक थीटा इक्वल टू 0 की अगर जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होती ही नहीं है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में नहीं होती। इवन कि ग्राफ से भी हम लोग डिस्कशन किए थे, या तो उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा या तो -1 से लेस होगा। ठीक है, तो ये तो अभी तक हम लोग जनरल सोल्यूशन की बातें किए। अब हम दूसरा जनरल सोल्यूशन बताने चल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इंटरेस्टिंग चीज़ हम बताने चल रहे हैं। इसके बाद ज़रा देखें, कुछ हम लोग फार्मूले भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने चल रहे हैं जनरल सोल्यूशन, किसका पढ़ने चल रहे हैं देखते चलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम बता रहे हैं, एकदम मन लगाएं, मेरे साथ अंत तक बने रहें और देखिए कितना मज़ा आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ, जो नेक्स्ट पॉइंट था, कितने पॉइंट हो गए थे, साइन कॉस टेन कॉट, 4 पॉइंट हो गए थे। 5th पॉइंट देखें यहाँ पे क्या था कि समझेंगे यहाँ पे कि जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर हो तो इसका जनरल सोल्यूशन मीन्स थीटा कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है, प्रूफ करते हैं। ठीक है, वैसे कितना आएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पावर n इंटू दिस, यही आएगा। लेकिन ये आए कैसे, इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं कि जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो कैसे हम लोग वर्क करेंगे, एक ज़रूर ध्यान देंगे। तो चलिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। प्रूफ करते हैं इस बात को। ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, प्रूव इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन प्रूव दैट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पावर n इंटू अल्फा। इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो खैर हमको ऐसे करना नहीं है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे CD फार्मूला यूज करते हैं। तो साइन C माइनस साइन D का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है कि 2 cos C प्लस D बाई 2 कितना होता है, 2 cos C प्लस D बाई 2। तो थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन C माइनस D, तो थीटा माइनस अल्फ़ा बाई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, CD फार्मूला यूज किए हैं। ठीक है, ये CD फार्मूला है। अब देखें यहाँ से दोनों अलग अलग 0 है, तो यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब 2 का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ से अलग अलग दोनों 0 होगा। तो देखें यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से केस फर्स्ट हम देखें, यहाँ से ऐसे समझते चलें कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0, इसको हम 0 अगर लेके चलें तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि इस केस में क्या सीखे हैं कि थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, तो इसकी जनरल वैल्यू बताएं तो कितना आएगा। हम लोग क्या सीखेंगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 सीखे हैं, यही ना सीखे हैं। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, या थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फ़ा, यही ना होगा। 2n प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल है। 2n प्लस 1 कितना है, ऑड मल्टीपल है। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ए ऑड नंबर है, समझेंगे। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, केस सेकेंड हम देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से केस सेकेंड पे आते हैं। कितना लिखा गया है कि साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े थे क्या, n पाई पढ़े हुए हैं। तो n पाई पढ़े हुए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई, या थीटा इक्वल टू 2n पाई
प्लस अल्फ़ा। ज़रा यहाँ पे देखा जाए कि अगर 2n+1 हमारा ऑड नंबर है तो 2n क्या होगा, इवन होगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि थीटा इक्वल टू 2n क्या कह रहा है, इवन कह रहा है। 2n का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, इवन इंटू पाई प्लस अल्फ़ा, ऐसे समझ लें। और यहाँ पे लिख देते हैं कि थीटा इक्वल टू 2n+1 का मतलब क्या, ऑड इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, जैसे समझ लें, जिस तरीके से समझें। ये पाई के साथ ऑड का मल्टीप्लिकेशन मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, और एक क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। अगर दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा, ठीक है, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंबाइन कर दें तो समझें दोनों को मिलाना है। तो ये तो अल्फ़ा देखें, यहाँ पे देखें इवन फॉर्म में तो अल्फ़ा प्लस के साथ है, ऑड फॉर्म में तो अल्फ़ा क्या है, माइनस के साथ है। तो अगर दोनों को कंबाइन करें तो ऐसे मिलेगा, समझेंगे, n पाई, ठीक है, प्लस माइनस पावर n इंटू क्या, अल्फ़ा। दोनों को कंबाइन कर दें तो ये मिलेगा, समझेंगे इस बात, यहाँ पे समझें। अगर n पूरा डिपेंड करेगा इसी पे, किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दिस, सबको ये पता है कि माइनस पावर n की वैल्यू प्लस होगा, मीन्स प्लस होगा कब, जब n हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए। कब, यहाँ पे n इज इवन। इसकी वैल्यू माइनस होगा कब, जब n क्या हो जाए, ऑड हो जाए। अब ज़रा समझेंगे यहाँ पे, अगर n हमारा इवन हो जाए तो इवन का मतलब क्या, n को किससे रिप्लेस करेंगे, 2n से। तो यहाँ पे 2n रखेंगे और n इवन है तो प्लस में आएगा, तो 2n पाई प्लस अल्फ़ा, मिला कि नहीं। ऑड होगा तो अगर ऑड की बात करते हैं तो n की वैल्यू अगर मान लें 1 रखा जाए तो यहाँ पे देखें माइनस हो जाएगा, देखें -1 हो जाएगा ऑड पे, तो माइनस यहाँ पे तो पाई माइनस अल्फ़ा। फिर इसी तरीके से अगर हम 3 रखें तो 3 मीन्स ऑड हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे। तो देखें कि इसके जो हम कंबाइन करके लिखे हुए हैं कि n पाई प्लस माइनस पावर n इंटू अल्फ़ा, ये दोनों का कंबाइन है, इसमें इवन भी है और ऑड भी है। तो देखें अगर माइनस का पावर अगर इवन में रहेगा तो प्लस में, ऑड में रहेगा तो माइनस में। तो देखें ना यहाँ पे, तो अगर इवन के साथ आएगा तो प्लस और ऑड के साथ आएगा तो माइनस। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कितना होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पावर n इंटू अल्फ़ा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो बॉक्स में बंद किए हैं अपने दिमाग में भी बंद सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। ये 100% सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जो नेक्स्ट बताने चल रहे हैं ज़रा यहाँ पे, कि नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का तो हो गया, कॉस में ज़रा देखें कि क्या मिलता है। चलिए हम कॉस पर डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉस पे डिस्कस कर रहे हैं, देखें कि कॉस पे कितना आता है। तो देखते चलें हम लोग। सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, और कॉस की बातें करेंगे। ये 6, ठीक है, किसकी बातें करेंगे हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा की बातें करते हैं। तो चलिए देखें इस कितना आता है, समझेंगे यहाँ पे। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो इधर लाया जाए तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो गया। तो सी डी फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो कॉस सी माइनस कॉस डी याद ही होगा कितना आता है, कितना, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। तो डी माइनस सी करेंगे तो देखें अगर डी माइनस सी करते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो कितना होगा, थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। ये ना लिख सकते हैं, समझेंगे, या इसको लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग दोनों 0 हो जाएगा, तो यहाँ से समझेंगे कि इस फर्स्ट क्या चीज़, कि साइन दिस इक्वल टू 0।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई हो गया, या थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n पाई माइनस अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे केस सेकेंड क्या लिखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू n पाई, या थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई, या थीटा इक्वल टू अल्फ़ा को ट्रांसफ़र कर दिया तो 2n पाई प्लस अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को कंबाइन कर देखें, 2n पाई यहाँ पे भी है, 2n पाई यहाँ पे भी, एक अल्फ़ा प्लस के साथ और एक अल्फ़ा माइनस के साथ, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे। यहाँ से कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना मिलेगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई, तो दोनों में आ गया, और अल्फ़ा दो साइन के साथ है, प्लस माइनस के साथ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया फॉर n बिलोंग्स टू दिस। तो एक इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का। एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ किसका, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जितना भी हम बॉक्स बना रहे हैं सारे बॉक्स को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पूरे बॉक्स को नहीं, सिर्फ बॉक्स हमको खोलना है, बाकी क्या है उससे हमको मतलब है। बॉक्स खोलेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जल्दी से हम लोग डिस्कस करें, टाइम ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लें यहाँ पे, सेवेंथ पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, टेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कितना, जनरल सोल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा। अगर ये दिया रहे तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग सीखेंगे, फटाफट सीखते हैं। यहाँ पे तो क्या यहाँ पे लिखा गया है समझेंगे, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा अगर दिया रहे तो क्या लिखते हैं, किस तरीके से। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, देखें क्या लिखा गया है, टेन थीटा माइनस टेन अल्फ़ा इक्वल टू 0। इस पे तो सीधी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसको साइन कॉस में तोड़ा जाए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा अपान यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तब, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो ये कितना दे देगा, तो ये दे देगा हमको कि साइन समझेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कितना, एन पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फ़ा, एन पाई प्लस अल्फ़ा। इस बॉक्स को यहाँ पे अपने खोपड़े में रखना है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा के फॉर्म में होगा तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस कितना हो जाता है, अल्फ़ा हो जाता है। तो तीन चीज़ें हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, एंड लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8। ठीक है, जनरल सोल्यूशन ऑफ, समझेंगे यहाँ पे जनरल सोल्यूशन ऑफ, समझेंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया रहे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर के फॉर्म में हो फर्स्ट। सेकेंड पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो, समझेंगे। थर्ड पे डिस्कशन कर लेते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया गया हो, टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरीके सब पे स्क्वायर हो तो इसका जनरल सोल्यूशन तीनों के लिए एक ही होता है। थीटा इक्वल टू कितना होता है, समझेंगे एन पाई प्लस माइनस कितना होता है, अल्फ़ा होता है। याद रखेंगे कितना होता है,
n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, tan में है तो n पाई प्लस अल्फ़ा होता है, लेकिन अगर तीनों में है तो n पाई प्लस माइनस कितना होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है तीनों केस में। ठीक है, इसको तो याद रखेंगे कितना होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर ऑल n के बारे में बता दें कि n हमारा क्या है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, ये तो बातें हम लोग कर लिए। अब जल्दी जल्दी में एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे समझेंगे क्या बताना है कि क्वेश्चन अराइज होता है, ये बातें समझ लेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फ़ा हो तो क्या करेंगे। तो देखें इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अगर सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फ़ा हो तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा में। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकेंड, अगर हमको मिल जाए कि कोसेक, समझेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अगर अल्फ़ा दिया गया तो इसको किस में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, कोसेक को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा में। ये नोट को ज़रूर याद रखेंगे। कुल मिला करके हम इसके पहले भी इसका रीज़न समझा देंगे कि इसका क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं ये। तो जो भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन डिस्कशन किए, बहुत ही आसान से बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए, जिसका नाम ही था इजी कॉन्सेप्ट। तो देखें स्टूडेंट, आज का वीडियो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पे हम लोग डिस्कशन किए, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, इसके साथ यूनिक क्यों नहीं लगाते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कशन किए। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट करके बताएंगे, और कोई भी वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।